नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय एक बड़ा सवाल सबके मन में है कि अब कांग्रेस क्या करेगी। जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजे आए हैं, उससे क्या कांग्रेस मायूस हो जाएगी या फिर कांग्रेस एक नए सिरे से योजना बनाएगी कि अब ब्रांड मोदी से निपटना कैसे है। क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का उतना वर्चस्व रह जाएगा? क्या कांग्रेस एक दलित प्रधानमंत्री के रूप में कोई नाम प्रस्ताव करेगी या फिर अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के संग आगे जाएगी? इस बीच 19 तारीख को एक रैली की बात आज सामने आ रही है नागपुर में, लेकिन अभी ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि ये रैली कांग्रेस की होगी या फिर इंडिया गठबंधन की होगी। नागपुर की रैली में क्या क्षेत्रीय दल भी भाग लेंगे, कांग्रेस के सहयोगी दल, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, या फिर कांग्रेस अपने दम पर ये एक अकेली रैली करेगी और नागपुर में इस रैली के जरिए वो संघ पर तीखा हमला करना चाहती है। नागपुर संघ का मुख्यालय है और बात चल रही है कि रैली शायद नागपुर में होगी। तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इस विषय पर बात करने के लिए आज हम देश के उस शानदार पत्रकार प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी के पास आपको ले चलते हैं। एक बड़ा बेहतरीन नाम है, देश के तमाम बड़े चैनलों पे आप उनको रोज देखते हैं। दर्जनों उन्होंने किताबें लिखी हैं और राजनीति और सामाजिक संरचना पर उनका बहुत जबरदस्त पकड़ है, बहुत जबरदस्त शोध है। उनसे आज कांग्रेस के हालातों पर चर्चा करते हैं। स्वागत है अभय जी आपका बहुत बहुत 4 PM न्यूज नेटवर्क में। जब से नतीजे आए हैं तब से कांग्रेस के नेता थोड़े मायूस हैं। उनको लग रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में भी हमारे हाथ से बागडोर निकल जाएगी, मध्य प्रदेश में इतनी तूफानी लहर आ जाएगी, तो हम करेंगे क्या? फिर तो लोकसभा चुनावों में भी इन्हीं का जलवा होगा। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस मायूस है या कांग्रेस को परेशान है या फिर नई ऊर्जा आ सकती है? भाई देखिए, 40-41% वोट प्राप्त करने के बाद भी अगर आप चुनाव हार जाएं और इतनी अच्छी चुनावी मुहिम चलाने के बावजूद भी अगर आप चुनाव हार जाएं तो उसमें मायूसी तो होती है। लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके सारे नेता अनुभवी हैं, पर चुनाव में पराजय उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो उनको मैं ये मानता हूं कि उन्हें तो इस पराजय की मायूसी से बहुत जल्दी उबर जाना चाहिए और मेरा मानना है कि अभी तक वे उबर गए होंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने 19 तारीख के लिए नागपुर की रैली की घोषणा करवाई है कांग्रेस की तरफ से, वो मुझे लगता है इसका पहला सबूत है कि वो लोग उभर गए हैं और वो एक्शन में आ गए हैं। इससे पहले वो इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी कर चुके हैं। कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने उसमें भाग नहीं लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैठकों की शुरुआत होनी चाहिए थी, वो उन्होंने बैठकों की शुरुआत कर दी है। मेरा तो मानना ये, अगर मैं राहुल गांधी की तरफ होता तो फोन उठाता और सभी क्षेत्रीय नेताओं को जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं या जिनके जुड़ने की संभावना है, सबसे कहता कि आप 19 की रैली में आइए, आप सादर आमंत्रित हैं, आप मेरे साथ मंच साझा कीजिए और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए भी, हैं। आइए हम मिलजुल कर 19 की रैली को कांग्रेस की रैली की बजाय इंडिया गठबंधन की रैली में बदल दें। लेकिन अब ये कांग्रेस को करना है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के सामने करने के लिए 3 बड़े काम हैं। पहला बड़ा काम तो ये है कि राहुल गांधी 19 की रैली में ही सारे देश के लिए एक घोषणा कर दें। वो घोषणा ये हो कि मुझे प्रधानमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। मैं पहले भी इस बात को कह भी चुके हैं, वो पहले भी इस बात को मैं कह चुका हूं। मैं विपक्ष की एकता और कांग्रेस के उसके प्रभाव क्षेत्रों में जीत के लिए काम करूंगा। मैं विपक्ष की एकता के लिए काम करूंगा और कांग्रेस के जो प्रभाव क्षेत्र हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, वहां पर मैं उनकी जीत के लिए, कांग्रेस की जीत के लिए काम करूंगा। जैसे ही राहुल गांधी ये कहेंगे, वैसे ही विपक्ष की एकता को एक नया उछाल प्राप्त होगा, एक नया जोश उसको प्राप्त होगा। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण राहुल गांधी को ये करना चाहिए कि वो फौरन कोशिश करके इंडिया गठबंधन की तरफ से एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनवाना शुरू कर दें, जिसको बनाना बहुत आसान बात है। सोनिया गांधी पहले से ही 9 मुद्दे लोगों के सामने रख चुकी हैं। उन 9 मुद्दों के साथ में कुछ मुद्दे और जुड़ जाएंगे, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन जाएगा। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जितने भी दल हैं, उनके बीच में उसके मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत आसानी के साथ उसके ऊपर एकता स्थापित हो जाएगी और जैसे ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा, सारे दल एक साथ एक मंच से एक स्वर में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि
यही हमारा घोषणा पत्र है। हम अपनी पार्टियों का घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे, क्योंकि जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएगा तो सारे दलों से पूछ लिया जाएगा, भाई आपकी तरफ से इसमें हम कौन सी मांग शामिल कर दें। भाई आप लोकसभा चुनाव में कौन सी मांग लेके जाना चाहते हैं, हम वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। सोनिया गांधी के 9 मुद्दों के साथ साथ 9 की 18 मुद्दे हो जाएंगे, 25 मुद्दे हो जाएंगे, 50 मुद्दे हो जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनते ही विपक्ष की एकता सारे देश के सामने आ जाएगी। जैसे ही सब लोग एक स्वर से कहेंगे यही हमारा घोषणा पत्र है, इसी के आधार पर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही देश की जनता के सामने ये नजारा आना शुरू हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय विकल्प बन रहा है। और फिर विपक्ष, सारे देश की जनता कान खड़े करके उस विकल्प की आहट सुनेगी। और साथ में वो नैरेटिव, वो वैकल्पिक कहानी जो ये सब नेता सुनाना चाहेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेगी कब वो कहानी सुन के हमारे सामने आती है। और जैसे ही ये सब होता है, लगभग भाजपा के अंदर उसी तरह की बेचैनियां पैदा शुरू हो जाएंगी, जिस तरह की बेचैनियां उस वक्त शुरू हुई थी जब इंडिया गठबंधन का उद्घाटन हुआ था और पहली बार वो नाम रखा गया था। भाजपा कितनी बेचैन थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। केवल इन 3 प्रांतों में पराजय के कारण हम विपक्ष को हौसला पस्त नहीं होना चाहिए उनका। तेलंगाना में बहुत अच्छी जीत मिली है कांग्रेस को, वो सकारात्मक पहलू है, उसके ऊपर जोर देना चाहिए। और उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में कुछ नहीं है। कांग्रेस अगर चाहे और ठीक से चुनाव लड़े तो केवल कर्नाटक और तेलंगाना से कांग्रेस को, भाजपा को अल्पमत में ला सकती है। भाई देखिए, 26 सीटें मिली थी कर्नाटक में और 4 सीटें मिली थी तेलंगाना में। अगर वहां पे वो भाजपा का सफाया कर दे, मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम ही करने लायक होते हैं, तो ही 30 सीटें कम होते ही भाजपा अल्पमत में आ जाएगी। मैं केवल ये एक उदाहरण के तौर पे ये कह रहा हूं कि केवल दक्षिण भारत में भाजपा की अगर एक जबरदस्त पराजय हो जाए, बाकी काम तो ममता बनर्जी कर देंगी। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की सीटें गिरनी बिल्कुल तय है। बिहार में क्या लग रहा है अभय जी, बिहार में क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस उसी स्थिति में रहेगी, कांग्रेस कम आएगी, नीतीश कुछ करेंगे? देखिए, बिहार में आज की तारीख में महागठबंधन एनडीए के मुकाबले मजबूत है। अब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां 17 सीटें लड़ी थी, एनडीए में तो नीतीश थे, नीतीश तो साथ छोड़ गए, वो सीटें तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा ज्यादा से ज्यादा ये सोच सकती है, उसकी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि वो 17 सीटें अपनी हम वापस कर लें। अब वो पूरे बिहार में उम्मीदवार खड़ा करेगी। बिहार में भी भाजपा की कम से कम 7 से लेकर 10 सीटें घटाई जा सकती हैं। देखिए, कर्नाटक में सीटें घटाई जा सकती हैं, तेलंगाना में सीटें घटाई जा सकती हैं, बिहार में सीटें घटाई जा सकती हैं, महाराष्ट्र में सीटें घटाई जा सकती हैं। ये तमाम जगह हैं, पश्चिम बंगाल में उनकी सीटें भाजपा की घट सकती हैं। ये तमाम जगह हैं। इसी तरीके से जहां पे अभी कांग्रेस चुनाव हारी है, तीनों प्रांतों में कांग्रेस कम से कम 5-5 सीटें तो जीत सकती है। भाई कांग्रेस कांग्रेस को 40% वोट प्राप्त हुए। और लोकनीति का जो राष्ट्रीय सर्वे है, पोस्ट पोल, उसका डेटा आप देख लीजिए। वो तो कोई ओपिनियन पोल नहीं है ना, उसमें तो प्रश्नावली लेके लोग जाते हैं, वोटर से मिलते हैं और पूछते हैं कि आपका सामाजिक आर्थिक, वो दर्ज करते हैं भाई उनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है, किस जात के हैं, किस बिरादरी के हैं, आमदनी क्या है वगैरह सब। और उसके बाद पूछते हैं कि आपने वोट दिया तो आपके मन में क्या विचार थे उस वक्त, आपने किस आधार पर फैसला किया, आपकी पहली प्राथमिकता कौन थी, दूसरी प्राथमिकता कौन थी, आप पार्टी को देख के वोट दिया कि नेता को देख के वोट दिया, सब बातें उनसे पूछते हैं उनसे। और उससे साफ लगता है कि कांग्रेस को, जो पहले लग रहा था कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में थोड़ा भाजपा आदिवासी इलाकों में कांग्रेस से आगे है, लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो भाजपा से पीछे नहीं है। आदिवासी इलाकों में हुआ यह है कि ऊंची जातियों के और ओबीसी वोट जुड़ गए वहां पर, जो भी भाजपा को आदिवासी वोट मिले तो उससे भाजपा की जीत वहां पे हो गई। लेकिन केवल आदिवासी वोट भाजपा को एक तरफा मिले हो, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि ओबीसी वोट जितनी उम्मीद करती थी कि भाजपा से छिटकेंगे, वो नहीं छिटके, वो भाजपा के पास गए। और ऊंची जातियों ने असाधारण वोटिंग की भाजपा के पक्ष में, ठीक उसी तरीके से मुसलमानों ने असाधारण वोटिंग की कांग्रेस के पक्ष में।
मुसलमानों ने 80 से 85 से 95% के बीच में कांग्रेस को वोट दिया है। तो अगर उसके साथ में कुछ थोड़े से वोट और हिंदुओं के और जुड़ते, भाई छत्तीसगढ़ में आप 2% मतों से हार गए, आप राजस्थान में 2% मतों से हार गए, केवल मध्य प्रदेश में ही आपका जो अंतर है वो ज्यादा है। तो कांग्रेस के लिए मायूसी की तो कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने बहुत पराक्रम के साथ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। कुछ रणनीतिक समस्याएं रही हैं, जिन समस्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी हमारे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए हम उन बातों को नहीं कह सकते। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या समस्याएं रही हैं, और फिर उन समस्याओं को तेजी के साथ कांग्रेस को दुरुस्त करना शुरू करना चाहिए। जिन नेताओं को कांग्रेस समझती है कि इन्होंने इनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है, क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि मोदी जी ने भी कहा राजस्थान में कि एक दलित का बेटा है, लेकिन कांग्रेस के होर्डिंग में कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे नजर नहीं आते। बात भी सही थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम होर्डिंगों में सिर्फ राहुल गांधी थे। तो अब जो रणनीति बनेगी, जो पोस्टर बनेगा कांग्रेस का, उसमें राहुल गांधी मुख्य फेस होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे फेस होंगे। कांग्रेस के लिए क्या हितकारी है, या दोनों को समान भाव से अधिकार देना ज्यादा फायदेमंद है? मैं आपकी इस राय से सहमत हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तरोत्तर कांग्रेस को ज्यादा बड़े चेहरे के तौर पर पेश करना चाहिए। कांग्रेस अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं पेश कर सकती। अगर पूरा इंडिया गठबंधन चाहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में उतार दिया जाए, तो बात दूसरी है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर एक सहमति बन जाती है इंडिया गठबंधन में, तो उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चलाना चाहिए। लेकिन अगर सहमति नहीं है तो उनका नाम नहीं चलाना चाहिए। विपक्ष की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक विपक्ष की एकता नहीं होगी, जब तक इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक मंच पर खड़े होकर नहीं कहेंगी कि ये रहा हमारा घोषणा पत्र और ये रहे हम सब, और हम सब लोग मिलजुल कर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, वरना वो लोग जो कि भाजपा से थोड़े से नाराज हैं, उन्हें वोट नहीं देना चाहते, वो भी अंततः बीजेपी को वोट दे देंगे। उन्हें लगेगा कि भाई कौन बनेगा मुख्य प्रधानमंत्री, कोई है ही नहीं बनने के लिए, कोई संगठन तक नहीं है खड़ा हुआ। आपको क्या लगता है, अगर इंडिया गठबंधन के साथ ही तैयार हो जाए मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए, तो देश भर में क्या दलित वोट फिर इस गठबंधन की तरफ आ सकता है? निश्चित रूप से आएगा, बड़े पैमाने पे आएगा। दलित वोट काफी तेजी के साथ जाएगा और आदिवासी वोट पे भी असर पड़ेगा। उसका उसका वोट आदिवासी 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 पे भी उसका असर पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का इंडिया गठबंधन को सकारात्मक लाभ होगा। अब कितना प्रचार करते हैं, कितनी मल्लिकार्जुन खड़गे को कितनी दूर दूर तक उनको वो किया जाता है, किस तरह से वो पूरी बात को पेश किया जाता है, सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रणनीति क्या है। लेकिन एक रणनीतिक कदम के रूप में ये एक बेहतरीन कदम होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश कर दिया जाए। वो दक्षिण भारतीय है, दक्षिण भारतीय होने के साथ साथ में उत्तर भारत में भी उनके पास एक समुदाय है पूरा का पूरा, वरना आमतौर पर दक्षिण भारतीय नेताओं का उत्तर भारत में कोई बेस आधार नहीं होता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं हमारे आपके तरीके से, वो पूरे उत्तर भारत में जम के प्रचार कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से गठजोड़ बनाए जाए सब जगह। एक बात चली थी कि रायबरेली सीट से शायद, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से शायद सोनिया गांधी चुनाव ना लड़े, वो बीमार रहती हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ाती है कांग्रेस, दो जगह से लड़े खड़गे जी, तो क्या उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को रुझाने में या कांग्रेस को मजबूती देने में एक बड़ा कदम हो सकता है? देखिए, अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो कहां से चुनाव लड़ते हैं, ये उसका कोई महत्व, उसका कोई ज्यादा खास बात नहीं रह जाती। वो कहीं से भी चुनाव लड़े, वो 2 जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं, 3 जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं, 1 जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं। दलितों को ये मैसेज, ये संदेश जाएगा दलितों को कि एक दलित का बेटा विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है और वो नरेंद्र मोदी के साथ में टक्कर ले रहा है। उसके बाद में सीन धीरे धीरे करके बदलना शुरू होगा। लेकिन अगर ऐसा करना है तो इसमें भी देर नहीं होनी चाहिए। देखिए, समय अब कम रह गया है काफी, पूरे 2 महीने तो इस चुनाव के प्रचार में चले गए। इस चुनाव के प्रचार की शुरुआत होने से पहले करीब 5 महीने का ठीक ठाक समय था। अब समय ठीक ठाक तौर पे 3 महीने का रह गया है। अगर अभी से सारी गतिविधियां नहीं शुरू हुई, एक साथ एक पूरा पैकेज विपक्ष को चाहिए कि देश की जनता के सामने पेश करें।
अगर उसमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही बेहतर चेहरे हैं, मैं ये मानता हूँ, मैं आपसे इस बारे में सहमत हूँ। लेकिन अगर उनके पास ऐसा बेहतर चेहरा नहीं है, इसमें सबकी एकता हो सकती है, तो बिना उस चेहरे के ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ में सब लोगों को चुनाव के मैदान में कूद पड़ना चाहिए। लेकिन अभी तो सहयोगी दलों के बीच में नाराजगी खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव और कांग्रेस के तेवर अभी भी अलग अलग नजर आते हैं। जहां तक दोनों ये देखिए, अब तो नाराजगी करना, नाराजगी कायम रखना, बनाए रखना, मन में मनभेद बनाए रखना, ये तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान है। इन सब लोगों को पता होना चाहिए, और आज मैंने भास्कर में एक लेख में लिखा भी है, अगर विपक्ष अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता तो उसको इस बात का तीखा एहसास होना चाहिए कि अगर 2024 में मोदी जी उसी तरह जीते इस तरह 2019 में जीते थे, तो 2029 तक भारत में विपक्ष की भूमिका केवल औपचारिक रह जाएगी। विपक्ष रहेगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मल तरीके से रहेगा। विपक्ष का राष्ट्रीय राजनीति में कोई हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। हम और आप कितनी भी आलोचनाएं करते रहें, कितना भी प्रोग्राम करते रहें, वो राजनीति एक्शन का नाम है, वो नेता करता है। हमारे आपके ऐसे पत्रकार उनकी जगह नहीं ले सकते, वरना हमने और आपने मिलकर तो भाजपा को हरा ही दिया होता अभी तक। मेरा कहना है हराना तो उनको है। सही बात। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर उत्तर प्रदेश में राहें अलग अलग हो गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी, तो ज्यादा नुकसान किसका होगा? नहीं, कांग्रेस को तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, कांग्रेस को कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी को भी जितना प्राप्त होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं होगा, और भाजपा आराम से अपनी 10, 12 या 15 सीटें बढ़ा लेगी उत्तर प्रदेश में। वो तकरीबन 90-95% उसका स्ट्राइक रेट वहां हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इससे दूसरे राज्यों में जो उसकी सीटें कम होंगी, उसकी वहां से भरपाई हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा भाजपा की सीटों की संख्या में कतरब्यौत करना बहुत जरूरी है। और ये कतरब्यौत हो सकती है कि इसलिए हो सकती है कतरब्यौत, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अच्छा समझौता हो, दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को भी उसमें लाने की कोशिश की जाए, भले ही वो इंडिया गठबंधन की औपचारिक सदस्य हो या ना हो। फिर उसके बाद में मायावती से एक बैक चैनल बातचीत शुरू की जाए। मायावती इंडिया गठबंधन में अगर नहीं आना चाहती हैं किसी डर की वजह से, तो वो ना आए। मायावती को भी ये एहसास दिलाना जरूरी है, और उन्हें भी एहसास होगा अगर 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया और उनकी वजह से भाजपा जीतती हुई दिखी, भाजपा की सीटें बढ़ती हुई दिखी, तो मायावती की साख पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मायावती के पास जो कुछ बचा है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर एक दिन दलित ब्यूरोक्रेसी सोच सकती है कि भाई ये हमारी नेता बनने काबिल नहीं रही। उसके बाद मायावती के पास एक बंदा नहीं आएगा, दलित ब्यूरोक्रेसी ही दूसरे नेता की खोज शुरू कर देगी, और वो मायावती की राजनीति का अंत होगा। अभय जी, कांग्रेस के नेता अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि गठबंधन सपा से हो या फिर बसपा से। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ही वहां पर पिछड़ी जातियों की एक एकता बना सकती है। बहुजन समाज पार्टी पिछड़ी जातियों की एकता नहीं बना सकती। बहुजन समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा जाटर वोट ला सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ में, विपक्षी गठजोड़ में एक अतिरिक्त, एक देशी वोट तो ला सकती है उसके साथ में, लेकिन वो कोई बड़ी एकता विपक्ष की बनाना उसके बस की बात नहीं रही है। वो पुरानी बहुजन समाज पार्टी नहीं है। इन लोगों का कहना है अगर कांग्रेस सपा की बजाय बसपा को अगर कांग्रेस चुनती है, तो मुझे लगता है इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बसपा को भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा इससे। इन लोगों का कहना यह है कि अगर बसपा के साथ जाते हैं तो दलित और मुसलमान वोट मिल जाएगा हमको। देखिए, कांग्रेस को तो मुसलमान वोट वैसे भी हर जगह एक तरफा मिल रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठजोड़ हो जाए तो 90-95% मुसलमान वोट मिलेगा उस गठजोड़ को। मायावती को एक मुसलमान वोट नहीं मिलेगा, एक मुसलमान वोट नहीं मिलेगा। मैं गारंटी से बॉन्ड पे लिखवा के आप मुझसे ले लीजिए। जिन क्षेत्रों में मुसलमान उम्मीदवार भी खड़ा करेंगी, उसको भी ना के बराबर मुसलमान वोट मिलेगा। अच्छा अभय जी, अगर दोनों अलग अलग होकर लड़ते हैं, सपा और कांग्रेस, तो मुसलमान वोट किसको जाएगा? तो मुसलमान वोट बट जाएगा। मुसलमान वोट सपा को भी मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा, फुटकर वोट मायावती को भी मिल जाएगा, और मुसलमान वोट की थोड़ा बहुत जो असर हो सकता है चुनाव पे, वो भी खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा वोट। 2024 में बड़ा नुकसान
अगर मोदी जी वापस आते हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों अलग अलग लड़ते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अखिलेश यादव को ज्यादा नुकसान है या कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है? दोनों को बहुत नुकसान है। देखिए, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में उनके बाद बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो ज्यादा नुकसान तो अखिलेश यादव को होगा, उसके बाद नुकसान होगा बहुजन समाज पार्टी को। कांग्रेस को जो नुकसान होगा वो तो तीसरे नंबर का नुकसान है भाई। दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां जिनके सारे दांव उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, वो सपा और बसपा है। कांग्रेस तो उस स्तर की पार्टी है नहीं ना व्यवहारिक रूप से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, वैसे तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस विपक्ष की तीसरे नंबर की पार्टी है, तो ज्यादा बड़ा नुकसान सपा और बसपा को होगा। इस मेरे ख्याल से सपा और कांग्रेस के गठजोड़ के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये गठजोड़ बने और दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को भी, जो भाजपा विरोधी हैं, उन नेताओं को अपने साथ जोड़े। जैसा होते हुए दिखाई देगा तो मायावती भी सोचने पर लगेंगी कि भाई कुछ किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर 2024 में बसपा कोई सीटें वीटें नहीं जीतती है और वो उसका वोट शिफ्ट होकर विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि मायावती की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभय जी, सपा और बसपा को एक मंच पर लाना कांग्रेस के किस नेता के बस की बात है? किसी की नेता के बस की बात नहीं है। देखिए, मायावती इस वक्त एक, जिसे कहते हैं ना कि फियर साइकोसिस, वो एक डरे हुए मानस की नुमाइंदगी करती है। इसीलिए वो कह रही हैं कि मैं किसी के साथ कोई गठजोड़ नहीं करूंगी। वो भी जानती हैं कि इस बात का मतलब है कि वो भाजपा का खेल खेल रही हैं। हर ऐसा बयान वो देती हैं इससे भाजपा को फायदा होते हुए दिखाई पड़ता है। तो वो उनका डरा हुआ मानस, तभी डरे हुए मानस से उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनको दिखाई पड़ना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर एक गठजोड़ बड़ा सामने आ रहा है, जिसके साथ जुड़ के वो खुद को भी फायदा पहुंचा सकती हैं और मोदी, जिसने उनकी राजनीति को पूरी तरह ढक्कन बनाने की स्थिति में ला दिया है, उसको झटका दे सकती हैं। तो अभय जी, इतनी बड़ी नेता मायावती, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी, उन्हें ये राजनीति क्यों नहीं समझ आ रही जो आप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना आपको, 2007 के बाद में जब उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था मायावती को, उसके बाद से उनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ, क्योंकि 2007 के अपनी वो सफलता को पचा नहीं पाई और उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया। उसका नतीजा धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरता चला गया। फिर उसके बाद में इनके खिलाफ वो आमदनी से ज्यादा संपत्ति वाला मुकदमा और वो पूरा डोजियर तैयार हुआ। उस डोजियर के कारण उनको लगातार अपने हाथ पैर सिकोड़ने के लिए मजबूर किया जाता रहा। जिस तरह उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनका मानस क्या है। विधानसभा चुनाव में मायावती ने क्या किया? एक इतनी बड़ी नेता, इसका इतने बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, अकेले दम पे उत्तर प्रदेश में उसने बहुमत प्राप्त किया। क्या उस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी जैसे वो लड़ी? वो इस बात का सबूत है कि मायावती सब कुछ चिंतन और रणनीति के स्तर पर ठीक नहीं है उनके यहाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश की राजनीतिक स्थिति को समझाने के लिए। हम आपको फिर परेशान करते रहेंगे, आपकी राय पूछते रहेंगे। धन्यवाद, आभार आपका। तो ये थे प्रोफेसर अभय दुबे, जो बता रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, ब्रांड मोदी का मुकाबला किस तरह किया जा सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अभय दुबे जी ने कि अगर कांग्रेस दक्षिण के राज्यों में ही रोक दे बीजेपी को, तो बीजेपी को अल्पमत में लाया जा सकता है। काम नेताओं का करना है, हमें राजनीतिक समीक्षा करनी है, कौन पार्टी का उत्थान, कौन का पतन, किसके क्या मोहरे। आपको समझना है राजनीति की बातों को, तो 4 PM देखते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब 4 PM बॉलीवुड भी। इनको भी सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।